नमस्कार। शिवम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के दो सीमावर्ती राज्य पंजाब और वेस्ट बंगाल, दोनों में जो है अशांति चल रही है। सिस्टम खराब हो रखा है और ये आज से नहीं चल रहा है। पंजाब में तो पाकिस्तान का हाथ हमेशा से रहा है और वेस्ट बंगाल में आजादी के बाद से ही यह ट्रबल शुरू हो गई थी। यह ट्रबल जो है कांग्रेस के लंबे शासन में भी हुआ, वामपंथियों के शासन में भी हुआ और अब तृणमूल कांग्रेस का जो शासन है 2011 से लेकर के आज तक, वो परंपरा चली आ रही है। पंजाब का मैं मान सकता हूं कि इसमें विदेशी हाथ है और पंजाब में मुट्ठी भर लोग हैं। मैं पंजाब को ये नहीं कहता कि वहां की स्थिति वेस्ट बंगाल जैसी है, लेकिन विदेशी हाथ है। उसमें पाकिस्तान भी है, कनाडा भी है और कई ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में लोकतंत्र नहीं चाहती हैं, जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो भारत को वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं देखना चाहते। अब मैं इससे पहले आगे की घटना पे जिक्र करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले चुनाव बहुत होने जा रहा है, बहुत टफ होने जा रहे हैं। भले लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत कुछ हम कई साल से देख रहे हैं। बल्कि मैंने तो कई बार कहा कि 2014 के बाद से कि अब 2014 नहीं 2016 के बाद से कि अब कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा, कोई महीना ऐसा नहीं जाएगा जब देश में जो है अशांति न करने के प्रयास हों। और आपने सब देखा ही है क्या क्या नहीं होता था। कभी सीए का आंदोलन हो जाता, कभी जेएनयू का हो जाता था, कभी किसान आंदोलन पार्ट 1 हो जाता, कभी जाट आरक्षण हो जाता। मतलब एक दिन भी भारत को बढ़ने नहीं दिया गया। कभी जब ये कोरोना काल हुआ, पूरी दुनिया तबाह हो रखी थी, तब भी कुछ लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, कोई कह रहा था कि नहीं इस वैक्सीन को मत लीजिए, भारत की वैक्सीन को, विदेशी वैक्सीन लीजिएगा। फाइजर जैसी वैक्सीन की वकालत की जा रही थी जो -75 के टेम्परेचर पर प्रिजर्व हो सकती है। अब आप सोचिए हिंदुस्तान में क्या यह संभव था? लेकिन उन लोगों का सिर्फ यह है किसी तरह से मोदी को बदनाम किया जाए, चाहे लोग कितने ही मरें। यह एक सच्चाई है। तो मैं ये कह रहा था कि इस ढंग जितने भी ये झूठ चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं, इनके खिलाफ सबको उठना चाहिए, इनके झूठ को काटना चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, इसको लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और जब आप देखते हैं तो कमेंट भी जरूर करेगा। धन्यवाद। अब मैं आता हूं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है कल्पनातीत है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई सरकार ऐसे ही अपराधियों के महिलाओं के साथ अनाचार करने वाले अपराधियों के पीछे ऐसे खड़ी हो, इस कदर खड़ी हो। और यह भी तब जबकि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। वो सारे एपिसोड आपने देख लिए होंगे, क्या क्या वो हुआ। जो इनके गुंडे हैं उन्होंने जो है हिंदू महिलाओं पर क्या किया, उनके साथ अनाचार किया, जो अनाचार लग। और ये बात तो अब खुल रही है, ये चल रहा है बरसों से। कितनी शर्म की बात है। और वो जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा, वो उसी को ममता बनर्जी जो है धमका रही है। एक प्रेस वाले को, एबीपी वाले को तो जेल भेज दिया था और अब उसके जो को फाउंडर हैं एबीपी के, कुछ डे करके है वो, सुमन डे, उनके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट वाले धारा लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई जो है इस पर नहीं बोलता है, इसके मामले पे, ममता बनर्जी के मामले पे कोई भी मीडिया डरता है, क्योंकि वो सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। उनकी पुलिस भी वैसे ही है। अब तक, और मैं आपको एक और बताऊं,
जैसे ये जो संदेश खाली में हुआ, ये पूरे ही बंगाल में हो रहा है। अब कई चीजें सामने आ रही हैं, महिलाएं मुखर हो रही हैं जब उनको लग रहा है कि हमारी बात सुनी जा रही है। तो ये উদাঙ্গ বিশুধর দীপক ভট্টাচার্য ওদের গুন্ডে বাহিনী আমাকে রাত্রি 12টার সময় পিঠে বানাইতে ডাকে পার্টি অফিসে। আমি রাজি হইনি। আমি বলি কি যে রাত্রি 12টায় কেউ যাবে পিঠে বানাইতে? আমাদের কি নারী বলতে কোনো সম্মান নাই? ওরা কিছুতেই মানতো না। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যাচার করতো। তা আমি হাত জোর করে বলি যে আমাকে কি বাঁচতে দেবেন না? ওরা কিছুতেই মানে না। বিকেল 4টার সময় আসিয়া বলছে যে পঞ্চায়েত আর বুথ সভাপতি যে কালকে যাওয়া লাগবে। আমি ये जो गुंडे हैं, जो पूरा पार्टी का तंत्र है, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। ये वही प्रवृत्ति है जो सीपीएम के पास थी, जो वामपंथियों ने जो संस्कृति विकसित करी थी गुंडों की, वही उन्होंने अडॉप्ट कर ली। वही उनमें से कई गुंडे जो है यहां आ गए। तो बंगाल की स्थिति क्या है? बंगाल में जो है सारे घुसपैठिए वहां पर हैं। और बंगाल जैसे अंग्रेजों को आने का रास्ता था, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को में है, गेटवे ऑफ इंडिया की यहां से हम प्रवेश करेंगे, वैसे ही जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये म्यांमार के घुसपैठिए हैं, इनका गेटवे ऑफ इंडिया जो है बंगाल है। आप ये मत सोचिए कि ये खाली यहीं बैठे हुए हैं, खाली बंगाल में, देश के कोने कोने में ये घुस चुके हैं। और जैसे इनकी प्रवृत्ति है तो वो वही कर रहे हैं जो बंगाल में हो रहा है। मतलब महिलाओं की इतनी वहां पर पब्लिक की आवाज दबी हुई कि कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक वो सबको धमका रही थी ये महिला ममता बनर्जी। अब जाकर के जब प्रेशर पड़ा, अब जाकर के एफआईआर लॉन्च हो गई। अगर गलत था तो फिर क्यों एफआईआर हो रही है? अगर ये सब झूठ था, प्रपंच था, या बीजेपी का षड्यंत्र था, तो क्यों कर रही है? स्थिति यह है कि सीपीएम की वृंदा कारण तक जो है इनके खिलाफ आवाज उठा रही है। और अगर कोई नई आवाज उठा रहा है तो वो है राजकुमार राजकुमारी, जो मोहब्बत की दुकान वाला जो बाजार में घूम रहा है, उसने एक शब्द नहीं बोला। कितना शर्मनाक है इस महापाप के खिलाफ। ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली है, उसका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई उसने विरोध प्रकट नहीं किया। और बेचारा अधीर रंजन अपना जो है अपनी सीट बचाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो मैं मुख्य बात कहने जा रहा हूं कि ममता बनर्जी को कहां से इतनी हिम्मत मिलती है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ, उसमें पहली हियरिंग में जो है, जो सीजीआई साहब हैं चंद्रचूड़ जी, आग बबूला हो गए थे, डेमोक्रेसी खत्म हो गई और ये हो गया वो हो गया। और जब उन्होंने फाइनल अपना जजमेंट दिया तो उन्होंने वहां पर कहते ये 8 मत पत्र सही हैं। और पुराने जो उसको विजयी घोषित कर दिया, जो कैंडिडेट हारा था। ये जो है शायद भारत के इतिहास में पहला किस्सा है, पहला मामला होगा जिसमें जुडिशरी जो है विधायिका का काम कर रही है। उनको कहना चाहिए ठीक है ये गलत है, जो कुछ है ये गलत है, दोबारा पोलिंग की जाए, दोबारा चुनाव हो, अपना ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया और जो है वहीं पर डिसाइड कर दिया कि ये विजयी घोषित हो गया। और जिस आदमी को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था जो भी उस इलेक्शन का, उसको पहले डरा धमका करके उसको स्पष्टीकरण तक का मौका नहीं दिया। सीधा कि भाई ये इसमें क्या है, इसमें कैसे गलत है, तुमने इस पर टिक क्यों किया? भाई उसका भी कोई वो होगा, अगर उसको गलत उसने किया है तो उसने टिक कर दिया कि ये इनवैलिड है। आप ये देखिए कि इनवैलिड है कि नहीं है। उसने सिग्नेचर किए, ठीक किया उसने सिग्नेचर, इनवैलिड है तो वो कहने लगे भाई तुम ये किस कानून में लिखा हुआ? सब चीजें कानून में होती क्या? विवेकाधार नहीं होता क्या? आप जब हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हैं तो कानून तो एक ही है। वही कानून हाई कोर्ट का जज जानता है, वही कानून आप भी जानते हैं, आप कोई बाहर नहीं जानते हैं। और वो कानून क्या है वो आप भी नहीं जानते हैं। क्या है वो कानून? जो वकील सिखाता है
वकील कहता है साहब ये कानून है, तो वकील अच्छा 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 ये कानून है। दूसरा कहता है नहीं साहब इसके बाद ये वो आई, तो वो कहता अच्छा ये आई। तो वो कौन सा महाज्ञानी है? ठीक है उससे भी गलती हो गई, अगर माना उसने डेलिबरेट नहीं किया तो उसको सफाई देने का मौका देना चाहिए था, या इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी, उसके बाद आप डेमोक्रेसी के झंडा पर जाते हैं। लेकिन एक छोटे से मामले में आपने वाहवाही लूट ली और पूरे देश में माहौल ऐसा बन गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आपसे ये नहीं दिखाई दे रहा क्या बंगाल में क्या हो रहा? जब बंगाल में बीजेपी का अध्यक्ष सुकांत मजूमदार वहां यात्रा पर गए तो उनकी पिटाई कर दी। वो इतने घायल हो गए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि वो सांसद हैं। तो संसद की प्रिविलेज कमेटी ने वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, तो कपिल सिब्बल उनकी तरफ से गए, बंगाल सरकार की तरफ से। तो उन्होंने कहा साहब ये तो पॉलिटिकल मामला है, ये कोई वैसा मामला नहीं है, इसलिए इसको प्रिविलेज कमेटी को इनको जाने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने, विशेषकर सीजीआई ने, ये उनको प्रिविलेज कमेटी में नहीं जाने दिया। तो मैं फिर कहता हूं संसदीय जो ताकत है उस पर इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? देश तानाशाही की ओर नहीं जा रहा है? न्यायिक तानाशाही की ओर नहीं जा रहा है? सिर्फ कि कपिल सिब्बल ने यह कह दिया। और दूसरी बात यह है कि इसमें पार्टी का मामला कहां से आ गया? अगर कोई जनप्रतिनिधि है और वो ऐसे समय पर भी सो जाए, जनता की बात न सुने, तो फिर क्या होगा? किस लिए वो जनप्रतिनिधि है? केवल कमाने के लिए है? जनप्रतिनिधि का तो मतलब यह कि जब जनता की जो आवाज है उसको उठाना। और आपने कैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज का है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना ज्ञान कहां से इनके पास आ गया। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले ये जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, बंगाल के पंचायत चुनाव में देखा नहीं? बैलेट पेपर उठा करके वहीं पे मोहर लगा रहे थे, बैलेट बॉक्स उठा करके फेंक रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ? तब आपको डेमोक्रेसी खतरे में नजर नहीं आई? या उससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो वहां पर हिंसा हुई और जो महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, जो पाप हुआ, वो तो जग जाहिर है, वो तो सबने देखा, वो लोगों को भागना पड़ा सिर्फ ममता के ये कहने पर कि ये बीजेपी की तरफ से हो रहा, और आप संतुष्ट हो गए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वो तो गनीमत है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ जो जज हैं उनके अंदर न्याय है, उनके अंदर भावना है, उनके अंदर मानवता है। इसलिए ममता बनर्जी का जो है शासन पर थोड़ा बहुत अंकुश लग रहा है। हालांकि अब देखिए इस देश का इकोसिस्टम देखिए आप, ठीक है ये सब हो रहा था, मामला पूरे देश में फैल रहा था, तो फिर एक पकड़ करके एक आईपीएस, सिख आईपीएस को लिया है और उससे बयान दिलवा दिया कि तुमने मुझे खालिस्तानी कहा। वो कह रहे भाई किसने कहा? लेकिन उससे इतना बयान दिला करके उन्होंने पूरा मामला पलटने की कोशिश करी, सारा का सारा डाइवर्ट इस तरफ कर दिया। खालिस्तान के बाद सिखों को खालिस्तानी, हर सिख को पगड़ी होने पर जो है खालिस्तानी, जो तो ये दबाव किसका है? और जब उन्होंने जब पूछा भाई बताओ किसने कहा, कि ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा, तो शुभेंदु अधिकारी ने उनको चैलेंज किया है कि 24 घंटे के अंदर अपना बयान वापस लो, अन्यथा मैं कोर्ट में केस करूंगा। लेकिन ये उससे पहले 24 इस बीच जो है जितना ये डाइवर्ट कर सकते थे वो कर दिया। आपने वो पत्रकारों को तो देख ही दिया। क्या जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा कि वहां की आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा, मारपीट की जा रही है? उसके मालिक को, जो ये एबीपी जो है, ये एक्चुअली बंगाल का ही है, आनंद बाजार पत्रिका जो न्यूज चैनल है, एबीपी जो पहले स्टार न्यूज हुआ करता था, तो ये इन्होंने खरीद लिया। ये पूरा का पूरा अभी तक उन्हीं के साथ था। लेकिन सिर्फ एक इस मामले को उठाने के लिए आखिर कोई ना कोई, किसी न किसी के अंदर मानवता तो बची होगी। और फिर वो भी तो देख रहे होंगे, अगर यही चलता रहा तो कल के दिन बंगाल में क्या होगा कल्पना नहीं की जा सकती है। और उस ममता जिसने मई 2021 में वो कर दिखाया जो आजादी से 1 साल पहले डायरेक्ट एक्शन के नाम पर
हिंदुओं को जो है मारा गया, उनको भागने को मजबूर कर दिया गया, वही ममता ने ये चुनाव के बाद किया। और इनके सारे जो है केजरीवाल इस टाइप के लोग जो है सब चुप है, सारा इंडी गठबंधन चुप है इस बात में। वो उस मामले को, ये जो मंडी के दलालों का, खालिस्तानियों का, इनका जो आंदोलन है, सारा का सारा फोकस उस तरफ कर रहे हैं। लेकिन जो असली चीज है, इस भारत की आत्मा है, जो ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और कौन है बेचारी महिलाएं? SC ST की महिलाएं हैं। चलो तुमने जमीन उनकी हड़प ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन कम से कम उनका वो तो न करते, उनके साथ ये पाप न करते। तो मेरा इनसे जो है, चीफ जस्टिस साहब से यही वो है कि भाई डेमोक्रेसी तब बचेगी जब लोग बचेंगे। क्या हो रहा है बंगाल में? और आपने जो है अब उनको शह नहीं मिलेगी प्रशासन को कि जब प्रिविलेज कमेटी ने जब DGP और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और आपने मना कर दिया, और पिछली बार भी जब 21 के चुनाव में जो है ये सब हुआ था, हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, तो इन्होंने मना कर दिया। ऐसे अभी सिट SIT की बात हुई है, CBI इंक्वायरी, तभी ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। चाहता है क्या सुप्रीम कोर्ट? कौन सी डेमोक्रेसी चाहता है? इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर इनके अंदर आत्मा है तो सोचे इस बारे में, क्यों हमारी महिलाओं के साथ जो अनाचार हो रहा है उस पर इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? डेमोक्रेसी तो असली अंतिम व्यक्ति है। जब वही नहीं बचेगा, उसकी अस्मिता ही नहीं बचेगी, तो डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी है? तो देखिएगा, इस ढंग की बातें होती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर ध्यान देगा। नहीं देगा तो जनता जो है, जनता के पास तो है ही अपना हथियार है, वोट देने का हथियार है। आज नहीं तो कल इन सब का वो होगा। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिए।